आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सही इंग्लिश में सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। आप जो भी हिंदी के सेंटेंसेस बोलते हैं उनको हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बात जानने की ज़रूरत है कि आखिर हम एक सेंटेंस को कितने तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, और दूसरी बात कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बिना बात की कोई भी बात यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, किसी भी रूल में फॉर्मूले में मैं आपको नहीं उलझाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बात करूंगा। जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वो आपके दो तरह से बनते हैं। एक तो आपके बनेंगे टेंसेस से या फिर मॉडल से, और एक बनेंगे आपके सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होंगे, या तो उनमें वो टेंस या मॉडल होगा या फिर वो सिंपल सेंटेंस होंगे। अब यहाँ पर जो ये टेंस होते हैं इनको तो आप जानते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और मॉडल्स को भी आप जानते हैं, जैसे कि वुड, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, ये सब आपके मॉडल्स होते हैं। अब बात आती है ये सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस भी सेम टेंसेज की तरह होते हैं, लेकिन इनमें होता है जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। इनमें डिफरेंस होता है वर्ब का। आप जब टेंस और मॉडल के सेंटेंसेस को बनाओगे तो इनमें आपकी वर्ब होती है, इनमें वर्ब होती है, और जब आप सिंपल सेंटेंसेस को बनाओगे तो इनमें वर्ब नहीं होती है। ये विदाउट वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, इनमें हम किसी भी कार्य को नहीं करते हैं, इनमें सिर्फ हम इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी के पोजीशन के बारे में बताते हैं, वो आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए इनको आगे अच्छे से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। A to Z वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेंटेंसेस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वाक्य है। ठीक है, अच्छा मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूं कि किस तरह से हम इनमें सेंटेंसेस को बनाते हैं। आखिर टेंसेज में, सिंपल सेंटेंसेज में और मॉडल्स के वाक्य में क्या डिफरेंस होता है। यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम अच्छा लड़का है। इसकी इंग्लिश लिख रखी है, राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, राम खेल रहा है। इसकी इंग्लिश लिख रही है, राम इज प्लेइंग। राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। उसके बाद है, राम कैन डू। इसका मतलब है कि राम कर सकता है, राम किसी काम को कर सकता है। अब ये तीनों सेंटेंसेस अलग अलग तरह के हैं। जो पहला वाला है, राम अच्छा लड़का है, ये है आपका सिंपल सेंटेंसेस वाला सेंटेंस। राम खेल रहा है, ये है आपका टेंसेस का, और राम कर सकता है, ये है आपका मॉडल्स का। हमें कैसे पता चला इन सेंटेंसेस को देखकर कि ये सिंपल सेंटेंस है, ये टेंस है, ये मॉडल है। तो देखिए, राम अच्छा लड़का है, क्या यहाँ पर राम जो है वो किसी कार्य को कर रहा है? नहीं कर रहा। सिर्फ यहाँ पर राम के बारे में बताया गया है कि राम कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। राम के बारे में जानकारी दी गई है, ना कि राम के काम के बारे में, है ना। राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है सिर्फ। तो जब भी हम किसी के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो कैसा है, क्या है, उसके पास क्या चीज है, ये सब कुछ जो इंफॉर्मेशन होती है, ये सब बनाने वाले सेंटेंसेज आपके सिंपल सेंटेंसेज के द्वारा बनेंगे। और यहां पर देखिए, राम खेल रहा है, तीनों सेंटेंसेज में राम है, राम खेल रहा है। अब यहां पर राम कुछ काम कर रहा है, हाँ कर रहा है। क्या काम है? खेलने का काम है। तो कैसे बोलेंगे, राम इज प्लेइंग। तो राम के द्वारा यहां पर खेलने का काम किया जा रहा है ना। तो काम जब भी करेगा और समय को दिखाया जाएगा तो वो टेंसेस के द्वारा बनेगा। तो मॉडल्स हमें क्या बताते हैं, मॉडल में भी काम है। देखिए, राम कैन डू, राम कर सकता है, क्या कर सकता है, कोई काम कर सकता है। तो ये भी मॉडल वाला जो है, इसमें भी वर्ब होती है और टेंस में वर्ब होती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि टेंस में बनेगा या मॉडल में बनेगा। तो चलिए इसका डाउट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब जैसे राम कैन डू, मतलब राम कर सकता है ना। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये आपकी संभावना को दिखाएंगे, किसी काम को होने की संभावना को दिखाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी को दिखाएंगे।
लेकिन जो आपके टेंसेस होते हैं ये पॉसिबिलिटी की बात नहीं करते, ये पक्की बात करते हैं, पक्की, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। राम खेल रहा है, ऐसा तो नहीं है राम खेलेगा, राम खेल सकता है, राम खेल रहा होगा, ऐसा नहीं है ना। राम खेल रहा है मतलब उसने बोल दिया तो खेल ही रहा है, ऐसा नहीं है वो खेल नहीं रहा है। यहाँ पक्की बात होती है और यहाँ पर थोड़ा डाउट होता है, ठीक है, पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं होती है उन सेंटेंसेस को आप मॉडल्स के द्वारा बनाते हैं। जिन भी सेंटेंसेस में पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है वो सब के सब आपके मॉडल्स के द्वारा बनेंगे। आपको बात समझ में आ गई? अच्छा, मॉडल्स को तो आप पहचान लेते हैं भाई, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये गिने चुने मॉडल्स हैं, इनको तो आप पहचान लेते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है सेंटेंस को बनाने के लिए वो होता है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब ही आपको बताएगी कि ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा है, इस सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया है वो कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। ये सारी जानकारी आपको हेल्पिंग वर्ब ही देगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इनको देखेंगे। तो ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, आपने ये तो देखा होगा ना, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, इज, एम, आर, विल हैव, विल बी, विल हैव बीन, डू, डज, डिड, ये सब आपने देखे होंगे, है ना। तो ये ही होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब, यही बताती हैं कि सेंटेंस कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। ये सारी जानकारी आपकी हेल्पिंग वर्ब देती हैं। अच्छा, यहां पर देखिए जैसे डू डज है, डू डज को यदि हम एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो यहां पर इसका जो सेंस होगा वो होगा कोई कुछ नहीं करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है, ये इसका सेंस होगा नेगेटिव में। और हम इसको एक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है किसी से कोई क्वेश्चन पूछने में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको डू डज लिखना है, फिर उसके बाद नॉट लगाना है यदि इंटरोगेटिव वाला नेगेटिव वाला सेंटेंस है, और यदि इंटरोगेटिव वाला है तो आपको डू डज को उठा के सब्जेक्ट से आगे रख देना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि वह आम नहीं खाता है तो बोलेंगे ही डज नॉट ईट मैंगोज, ही डज नॉट ईट मैंगोज। वो दिन में नहीं सोते हैं तो बोलेंगे दे डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में नहीं सोते मतलब दिन के दौरान नहीं सोते, है ना। तो ड्यूरिंग का मतलब होता है किसी चीज के दौरान, दे डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। इन सेंटेंसेज में क्या लगाया गया है, सबसे पहले सब्जेक्ट है यहाँ पर ही और यहाँ पर है दे, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज आपका लगा है, यदि ही सी इट है तो डज आएगा, उसके अलावा जो भी कुछ है सबके साथ डू आएगा, उसके बाद लगा है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर ईट है, यहाँ पर स्लीप है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर आप बोल सकते हैं जो आपके सेंटेंस के अदर वर्ड्स होते हैं उनको आपको लगाना है। तो यहाँ पर है मैंगोज और यहाँ पर है ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो इस तरह से आप डू डज के द्वारा अपनी सेंटेंसेस को बना सकते हैं, डू डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके। और देखिए डू डज का इस्तेमाल ना हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी करते हैं, तब इनका मतलब होता है किसी काम को करना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है हैड बीन। जब भी आप हैज, हैव या फिर हैड इनके साथ बीन लगाएंगे तो ये सेंटेंस को कहां पर लेकर जाते हैं, पैसिव में लेकर जाते हैं। इनका मतलब होता है काम को किया जा चुका था या फिर काम हो चुका था। ये हमें पास्ट के बारे में बताएंगे कि पास्ट में कोई काम किया जा चुका था या फिर पास्ट में कोई काम हो चुका था। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में होंगे, इसलिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। यहां पर आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर आपको हैड बीन लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। पैसिव का तो नियम है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब जब भी आएगी थर्ड फॉर्म के रूप में आएगी। उसे पढ़ा नहीं गया है, उसे किसे, कोई बुक हो सकती है, कोई किताब हो सकती है, कोई नोटबुक हो सकती है, किसी के नोट्स हो सकते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब पढ़ने का कोई कंटेंट हो सकता है। तो उसे पढ़ा नहीं गया था तो बोलेंगे दैट, अब उसके लिए हमने दैट का इस्तेमाल कर दिया है, दैट हैड नॉट बीन स्टडीड, दैट हैड नॉट बीन स्टडीड, उसे पढ़ा नहीं गया था। मुझे घर भेजा गया था, आई हैड बीन सेंट होम। अच्छा, हमें कैसे पता लगा ये सेंटेंस जो है ये पैसिव में है। पैसिव का मतलब होता है कि उसमें हम काम को करने वाले को या तो जानबूझकर नहीं दिखाना चाहते या फिर उसे छुपा देते हैं। मतलब हम काम को करने वाले पर फोकस करते ही नहीं है, बल्कि उस काम पर फोकस करते हैं जो उस करने वाले के द्वारा किया गया है, उसके ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, ठीक है। अब जैसे उसे पढ़ा नहीं गया था, उसे किसी किताब को, तो हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोकस किया है, इस किताब पर जिसको नहीं पढ़ा गया था। अब ये तो बता ही नहीं गया किसके द्वारा नहीं पढ़ा गया था, है ना। तो जो काम को करने वाला था इसको पढ़ने का, वो गायब है। मुझे घर भेजा गया था, मैं तो घर जाने वाला हूं, मुझे तो भेजा गया है।
मुझ पर भेजने का एक्शन जिसने भी किया है ना, वो आपका सब्जेक्ट है। मैं तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया हूं, है ना। आई हैड बीन सेंट होम। नेक्स्ट देखिए, डू डज का इस्तेमाल अभी हमने पीछे देखा था हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी कि टेंसेज में कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे डू डज का इस्तेमाल सिंपल सेंटेंसेज में कैसे करते हैं। सिंपल सेंटेंसेज भी तो पढ़े थे। सिंपल सेंटेंसेज के भी ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में यूज होते हैं। स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट रहेगा दोनों का। यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज आएगा, फिर नॉट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कोई वस्तु नहीं है प्रेजेंट में, किसी के पास कोई चीज नहीं है प्रेजेंट में, तो वहां पर आप डू डज का इस्तेमाल करेंगे नॉट लगाकर हैव के साथ। जैसे कि मेरे पास कार नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं आई डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं है, तो बोलेंगे डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मनी। क्या आपके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, भाई उसके पास पैसे नहीं है, तो बोलेंगे ही डज नॉट हैव मनी। तो इस तरह से आप डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में। नेक्स्ट है डिड। अच्छा, जो डू डज था ना, इसका पास्ट डिड है, तो है, यानी कि डू डज का इस्तेमाल तो हमने प्रेजेंट में किया, अब जब पास्ट में यूज करेंगे तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, सेंस वही रहेगा, जो डू डज का सेंस है वही रहेगा। अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट में हम इसका यूज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर नॉट वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया, जैसे कि वह नहीं गया, तो बोलेंगे ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। आपने नहीं देखा, तो बोलेंगे यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए, तो बोलेंगे डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो, क्या वे नहीं गए। तो इस तरह से आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट के इंडेफिनिट के टेंस में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। लेकिन इसको हम सिंपल सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, देखिए जो सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा उसमें देखिए क्या फर्क है इसमें और इसमें, क्या फर्क है। इसमें डू डज, सॉरी जो डिड है, डिड के बाद नॉट के बाद डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म है, और इसमें क्या है, डिड के बाद नॉट के बाद हैव है, तो यहां पर हैव ही आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। किसी के पास कुछ नहीं था, पास्ट में किसी के पास कुछ नहीं था, वहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास कार नहीं थी, तो बोलेंगे आई डिड नॉट हैव ए कार, आई डिड नॉट हैव ए कार। क्या आपके पास पैसे नहीं थे, तो बोलेंगे डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी। क्या आपके पास पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी, ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो इस तरह से डिड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, हैड का सिंपल सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, इसका मतलब होगा कि किसी के पास पास्ट में कोई वस्तु थी, अभी तक तो हमने पढ़ा था नहीं थी, अब यदि हम पढ़ेंगे कि किसी के पास कोई वस्तु थी, तो वहां पर हमें हैड का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप था, तो मैं बोल सकता हूं आई हैड ए लैपटॉप, आई हैड ए लैपटॉप। उसके पास एक फोन था, तो बोलेंगे ही हैड ए फोन, ही हैड ए फोन। हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल जब हमें करना है तो देखिए कैसे करेंगे। इसका मतलब होगा कि कोई काम करना है, किसी को कोई काम करना है प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में, और वो एक मतलब कंपलसरी वाला काम है, कंपल्सन है उसको करना, ठीक है, कंपलसरी है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, हैज हैव लगेगा, उसके बाद टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हैज हैव आपका डिपेंड करेगा कि भाई आपका सब्जेक्ट क्या है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, उसके अलावा जो भी है हैव आ जाएगा। जैसे मुझे जाना है, तो बोलेंगे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। उसे पढ़ना है, तो बोलेंगे ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। हमें खाना है, तो बोलेंगे वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट, हमें खाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हैविंग टू, जिसका मतलब होता है कि काम को करना पड़ रहा है, किसी काम को करना पड़ रहा है। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हैविंग टू लिखते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। किसी को कोई काम करना पड़ रहा है डेली बेसिस पर। उसे खेलना पड़ रहा है, तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको नाचना पड़ रहा था, तो बोलेंगे यू वर हैविंग टू डांस, यू वर हैविंग टू डांस। तो इस तरह से आप हैविंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैड टू। हैड टू का मतलब है कि किसी को कोई काम करना पड़ा या काम करना पड़ता था, दोनों ही सेंसेज में आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैड टू लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे मुझे जाना पड़ा तो मैं बोल सकता हूं आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था तो बोलेंगे ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। नेक्स्ट है हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल। जब भी आप हैज हैव के साथ बीन लगाएंगे तो ये पास्ट में पैसिव में सेंटेंस को लेकर जाएगा और सेंटेंस होगा प्रेजेंट का। इसका मतलब होगा कि किसी काम को किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हैज हैव के बाद बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मुझे भेजा गया है तो बोलूंगा आई हैव बीन सेंट, उसे बताया गया है, ही हैज बीन टोल्ड। तो इस तरह से आप हैज हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एबल टू। एबल टू का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के योग्य है, लायक है या फिर लायक नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर को आप पास्ट में भी लेकर जा सकते हैं, प्रेजेंट में भी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको इज़म मार में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, फिर आपको एबल टू लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तुम जाने के योग्य हो तो बोलेंगे यू आर एबल टू गो। मैं खाने के लायक नहीं हूं तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट एबल टू ईट, आई एम नॉट एबल टू ईट। वह देखने के योग्य नहीं है तो बोलेंगे ही इज नॉट एबल टू वॉच, ही इज नॉट एबल टू वॉच। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, वह पढ़ चुका है। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।